राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 2020 से हम 34 साल पहले जाएंगे तो 1986, और उससे भी 34 साल पीछे जाएंगे तो 1952। तो ये 34 साल का पड़ाव क्यों हुआ है ये मुझे पता नहीं है, ये खोजने का विषय है। लेकिन 1952 में पहली सरकार बनने के बाद 34 वर्ष तक जो शिक्षा मंत्रालय था, 34 वर्ष बाद उसको शिक्षा मंत्रालय नाम हटाकर ह्यूमन यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये नाम रखा गया। क्यों रखा गया ये भी खोज का विषय है, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि शिक्षा प्राप्त करके जब लोग हाथ में सर्टिफिकेट लेकर नौकरियां ढूंढने लगे तो कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि अगर शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी प्राप्त करवाना ही है तो इसका मतलब रिसोर्सफुल व्यक्ति तैयार करना इतना ही तो है। तो ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाओ, ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाओ, बस इतना ही इस शिक्षा का लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने उसको ह्यूमन रिसोर्स, जबकि ह्यूमन बीइंग सारे रिसोर्स को क्रिएट करने वाला है, लेकिन उसको एक रिसोर्स बना दिया और उसके कारण शिक्षा जो पहले थी वो भटक गई। भटक कर जो उससे निर्माण होना चाहिए था वो तो दूर ही रहा, उसका दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा या उसका दुष्परिणाम ज़्यादा होने लगा, और उसके कारण और भी ज़्यादा बेकारी बढ़ी, और भी ज़्यादा विदेश भागने वालों की प्रवृत्ति बढ़ी, अपने भाषा के प्रति लगाव कम होने लगा, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव कम होने लगा, और अपना देश यानी अभी भी पिछड़ा हुआ है, अभी भी इसमें कुछ नहीं है, ये जो एक बात बनने लगी, तो उसके विरोध में विद्या भारती जैसे संगठन ने काम करना शुरू किया कि अभी जो शिक्षा नीति चल रही है HRD के नाम से, ये परिपूर्ण नहीं है, इसका आमूलाग्र परिवर्तन होना जरूरी है। और ये आमूलाग्र परिवर्तन होने के बाद 34 वर्ष तक हम कहते रहे, उसके बाद इस बार 2020 के लिए इस सरकार ने एक नई शिक्षा नीति हमें दी है। और उस शिक्षा नीति को जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि विद्या भारती ने पिछले 1952 से लेकर अपनी तपस्या के बल पर जिस शिक्षा व्यवस्था का एक प्रकार से नमूना देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसी को इस सरकार ने स्वीकार किया है। 80% उसी में से लिया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने जो कहा, शिक्षा मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के डॉक्यूमेंट्स में, उसमें ये कहा है कि अब हमें इसे शिक्षा मंत्रालय ही कहना है, इसलिए इसका नाम बदला जाएगा, शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। और दूसरा मौलिक परिवर्तन जो किया है वो ये किया है कि 10+2+3 ये अनसाइंटिफिक फॉर्मूला है, इसको साइंटिफिक फॉर्मूला के रूप में 5+3+3+4 इस रूप में हम अपनाएंगे। तो इसको सुनकर कई लोगों ने मुझे कहा कि ये केवल फॉर्मूला बदल रहे हैं क्या, ये केवल नाटक चल रहा है। लेकिन उसी पर आज मैं ज़्यादा बोलने वाला हूँ कि ये जो बेसिक चेंज किया है, शिक्षा मंत्रालय नाम फिर से स्वीकार करना और 10+2+3 को हटाकर 5+3+3+4 करना, ये जो मौलिक परिवर्तन है, जिस मौलिक परिवर्तन की बात करते हैं हम, वो मौलिक परिवर्तन करने का ये आधार बन गया है। एक तो नाम बदलना और फॉर्मूला बदलना। तो कैसे, इस पर हम विचार करेंगे। तो 10+2+3, इसमें जो 3 है ये हायर एजुकेशन है, 10+2 ये स्कूल एजुकेशन है। इस फॉर्मूले में ये कहा गया है कि स्कूल एजुकेशन को और नीचे 3 वर्ष नीचे ले जाया जाए। प्री प्राइमरी, इसको भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना हम क्लास 1 से आगे की शिक्षा को दे रहे हैं। तो प्री प्राइमरी की शिक्षा जो कि फाउंडेशन है, किसी भी मनुष्य के जीवन का फाउंडेशन, ये घर में ही शुरू होता है। घर से जितना फाउंडेशन तैयार होगा, उसके बाद जब उसको विद्यालय में भेजते हैं तो 6 वर्ष तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 3 वर्ष बाद ही उसको माँ के समान ही जैसा स्नेह उसको घर में मिल रहा है, उस प्रकार का स्नेह मिले, ऐसा वातावरण निर्माण करने वाला जो स्थान है, जिसको आंगनवाड़ी कहते हैं, जिसको शिशु वाटिका कहते हैं, बाल वाटिका कहते हैं, उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ये पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी, इस प्री प्राइमरी में लाया जाए। और उसके बाद इस प्री प्राइमरी के आधार पर जब क्लास 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ेगा तो उसके आधार पर हम 3+3
इसमें स्कूल एजुकेशन पूरा करेंगे। और ये स्कूल एजुकेशन क्लास 8 तक उन्होंने दिया। उसके बाद जो 4 वर्ष दिए हैं 9, 10, 11, 12, ये 4 वर्ष केवल किताबी शिक्षा से काम नहीं चलेगा, जो अब तक किताबी शिक्षा में ही सीमित था। इसको उन्होंने कहा है कि अब किताबी शिक्षा में इसको सीमित मत रखिए, यहाँ स्किल को डेवलप करिए। हर एक के अंदर जो स्किल है उस स्किल को डेवलप करते हुए उसको अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर केवल नौकरी खोजने वाला नहीं तो औरों को नौकरी दे सकने वाला, इस प्रकार से वो बने। इस प्रकार की मानसिकता उसकी बनाने के लिए ये 4 इयर्स इस फार्मूले को अपनाया गया। अब ये जो सारा तंत्र है, इस तंत्र को हम अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि पहले 3 वर्ष जो कहा है उस 3 वर्ष की जगह उन्होंने 5 कहा, 5 + 3 + 3 + 4, और उस 5 को 2 भागों में बांटा है, 3 + 2 किया है। तो पहले 3 है प्री प्राइमरी और फिर 2 है क्लास 1 और 2। उसके बाद जो 3 है वो 2, 3, 4, 3, 4, 5, और उसके बाद 3 है 6, 7, 8। तो ये जो 8 इयर्स का फॉर्मूला है, 3 + 8 इयर्स, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा कि हम अपने मंत्र में भी सुनते रहते हैं कि धारयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि धारयेत् प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रोदाचरेत्। तो जिन 5 वर्षों में उसके ऊपर स्नेह की वर्षा होनी चाहिए, वो 5 वर्ष या 6+ कहा गया है यहाँ, तो 6+ तक उसको स्नेह का वातावरण मिले। घर में 3 वर्ष और विद्यालय में 3 वर्ष। उसके बाद के 8 वर्ष ये उसको किताबी शिक्षा पूरी मिले, और उसके बाद 4 वर्ष उसके स्किल को डेवलप किया जाए। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पर हम कहेंगे तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि वास्तव में शिशु अवस्था से ही बालक नहीं सीखता है, गर्भावस्था से सीखना शुरू करता है। गर्भावस्था में सुनी हुई बात कितने मन के अंदर समाहित हो जाती है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अभिमन्यु का है, जिसके बारे में हमने सब समय सुना ही है कि उसका भेद करके अंदर जाना चक्रव्यूह का, ये उसने सुना, लेकिन उसमें से निकलने का सुन नहीं पाया क्योंकि माँ को नींद लग गई थी, और उसके कारण आगे भी जाकर उसको किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन जो शिशु अवस्था में सुना था, गर्भावस्था में सुना था, वो उसके दिमाग में था, और उसके आधार पर वो चक्रव्यूह को भेद करके अंदर जाना इतना समझ चुका था। तो ये जो एक छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण है, इस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से ही शिक्षा प्रारंभ होती है। और हम जानते भी हैं कि गर्भावस्था में माँ के लिए विशेष रूप से आयोजन होता है कि वो अच्छा खाना खाए, अच्छे विचार करे, अच्छा साथ जो है ऐसे लोगों के बीच रहे, और उन अच्छे विचारों का क्योंकि गर्भ में रहने वाले उस शिशु पर भी परिणाम होता है, इसलिए वो अच्छे परिणाम उसके होते रहे, इसका ध्यान रखे। ये जो बात है ये इसी में से ध्यान में आता है कि गर्भावस्था से ही उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और फिर जन्म होने के बाद 3 वर्ष तक कम से कम वो मातृ स्नेह में रहे। और फिर हम जानते हैं कि माँ जब उसको आगे बढ़ाना चाहती है कि स्कूल में जाओ, तो इतने आसानी से नहीं जाता बालक, शिशु, क्योंकि शिशु को जो माँ का प्यार मिल रहा है वो वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको डर लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तुमको छोड़कर क्यों जाऊँ। तो माँ उसको कुछ समझाती है, अरे तुमको बड़ा बनना है, तुमको आदमी बनना है, तुमको पिताजी की जैसे इतना बड़ा बनकर काम करना है। तो उसको फिर लगने लगता है कि अच्छा मुझे कोई बड़ा भी बनना है, तो बड़ा बनना है तो क्या करना होगा, आदमी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, और वो फिर पढ़ने के लिए जाता है। उस समय अगर उसको जो माँ ने सिखाया है अब तक, या जो माँ से उसने सुना है, वो छोड़कर कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा, तो वो सोचेगा कि इसका मतलब माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, माँ भी ये चीज़ें नहीं जानती, जो आज मुझे पढ़ाया जा रहा है वो माँ भी नहीं जानती, इसलिए वही पढ़ाया जाना चाहिए जो माँ ने उसको सिखाया है, और उसके बाद फिर नई चीज़ें उसको सिखाई जानी चाहिए। तो माँ ने जो पढ़ाया है वो मातृभाषा में पढ़ाया है, इसलिए इस शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व दिया गया है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर कई लोगों ने प्रश्न उठाए हैं कि मातृभाषाएं, भारत में तो इतनी मातृभाषाएं हैं, तो अलग अलग भाषाओं में क्या अलग अलग शिक्षा होगी? नहीं, शिक्षा का तरीका एक ही होगा, लेकिन भाषा केवल अलग होगी, क्योंकि शिशु शिक्षा के लिए मातृभाषा ये उसको आत्मसात करने के लिए बहुत आसान होती है, और इसलिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, इसका महत्व, इसको समझते हुए हम अगर विचार करेंगे तो हम आज देखिए
कि इंग्लैंड के सत्ता में रहने वाले कुछ देश छोड़ दिए जाए तो बाकी किसी देश में इंग्लिश नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन अमेरिका की इंग्लिश अलग है, जापान में भाषा अलग है, जर्मनी की भाषा अलग है, चीन की भाषा अलग है, और वहाँ अपनी भाषा में पढ़कर ही वो इतना विकास कर रहे हैं। तो इंग्लिश कोई ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश के बिना हम विकास नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि यहाँ इधर अंग्रेजों ने इतने वर्ष तक राज किया, लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा यहाँ डीप रूटेड पहुँचा दी, और उसके कारण हम अभी भी इस भ्रम में है कि बिना इंग्लिश पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि अपने देश की भाषा की मूल जननी वो है संस्कृत, और इस संस्कृत से निकली हुई भाषा हम किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो कोई भी भाषा सीखने में 3 महीने 6 महीने 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये स्वयं मेरा उदाहरण होने के कारण मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं मूलतः घर में मारवाड़ी बोलता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं मराठी मीडियम में, हिंदी मेरी प्रिय भाषा है, अंग्रेजी मेरी मजबूरी की भाषा है। जब कार्य क्षेत्र में गया तो बंगला मुझे सीखनी पड़ी, बंगला मेरी प्रिय भाषा बन गई। फिर और कार्य क्षेत्र विस्तार हुआ, असम में गया तो असमिया भी सीखा, वहाँ भी मुझे वो प्रिय लगने लगी। फिर नेपाल की ओर गया, दार्जिलिंग में गया तो वहाँ नेपाली सीख गया, नेपाली भी मुझे प्रिय लगी। सब भाषाएं मैं बड़े अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, क्योंकि संस्कृत का मूल जो है उसका मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ। तो संस्कृत जिसकी भाषा है, ऐसी सभी भाषाएं, संस्कृत अगर माँ है तो ये सब भाषाएं मौसियाँ हैं, तो ऐसी सब मौसियों से सहज रूप से प्यार हो सकता है। और इसलिए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा होने के कारण ऐसा लगने का कोई कारण नहीं है कि फिर गुजराती में शिक्षा होगी तो महाराष्ट्र में आकर वो कैसे स्थापित होगा, मराठी में शिक्षा होगी तो फिर वो बंगाल में जाकर कैसे स्थापित होगा। तो बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि फाउंडेशन उसका मजबूत हो गया है, और उस फाउंडेशन के कारण कोई भी भाषा सीखने में उसको 4-6 महीने साल भर से ज़्यादा नहीं समय लगता। तो ये जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के आधार पर हम बात करेंगे तो 3 वर्ष में जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में इसमें दिया गया है कि पहले 3 वर्षों में उसको कोई लिखने विखने का ज़्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि किसी भी भाषा को सीखना हो तो पहले श्रवण, सुनना ये जरूरी होता है। और इसलिए उस स्तर में जहाँ प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्ले वे मेथड जिसको कहते हैं, वहाँ जो शिक्षक होंगे उनके नियुक्ति के समय इसका ध्यान रखा जाना जरूरी होगा कि उसका उच्चारण स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि वो जो कहेगा वही बालक सुनेगा, और जो सुनेगा वही उसको बोलना है। तो श्रवण के बाद फिर कथन, फिर वो बोलने लगता है, और कथन के बाद फिर पठन आता है, फिर वो पढ़ेगा। तो उसको लिपि लिखने का आग्रह बाद में करना है, पहले लिपि का अभ्यास करा देना है कि ये अ है, ये क है, ये ख है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस प्रकार से लिपि का अभ्यास देखने का आंखों, यानी शुरुआत कान से होगी, फिर वो मुंह से बोलेगा, फिर जाकर आंखों पर आएगा, आंख से देखेगा और तब फिर हाथ से लिखेगा। ये त्रिकोण पूरा होने के बाद फिर ये चौथी क्रिया ये शुरू होती है। तो इन 3 वर्षों में पहली कक्षा में उसको खूब सुनाया जाएगा, अच्छी तरह से उससे उच्चारण करवाया जाएगा। दूसरी कक्षा में उसको स्वयं होकर बोलने के लिए प्रवृत्त किया जाएगा, अब बोलो, याद करो और बोलो। तीसरी कक्षा में बोला हुआ पढ़ने के लिए कहा जाएगा, और साथ साथ लिखने का भी अभ्यास कराया जाएगा। ये जो क्रम है, इस क्रम के बाद फिर जो कक्षा 1 में जाएगा तो कक्षा 1 में बाकी फिर पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पाठ्यक्रम कैसा होगा इसके बारे में भी इसमें मैं जिस भाषा में कह रहा हूँ उस भाषा में नहीं लिखा है, लेकिन उसका सार मर्म यही है। वो ये है कि पाठ्यक्रम अब ऐसा बनेगा कि जो सर्वसुलभ हो, अर्थात मातृभाषा में होने के कारण जो बड़े आसानी से समझ में आता है, जो सोख कर रखना चाहे, सोखना चाहे तो सोखा जा सके, उसको सुरक्षित रखना हो तो सुरक्षित रखा जा सके। तो जिसको सोखा जा सकता है, जिसको सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसको प्रवाहित किया जा सकता है, जिसको बदला जा सकता है, ऐसा प्रवाह, ऐसा जो गुणधर्म है वो जल का होता है। इसलिए पाठ्यक्रम जलधर्मी होना चाहिए, और जलधर्मी पाठ्यक्रम को फिर विद्यार्थी के सामने शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षकों के बारे में भी कहा गया है कि वो पढ़ाएगा नहीं, उसको पढ़ने के लिए प्रवृत्त करेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद के जीवन का प्रसंग है ये
कि स्वामी विवेकानंद शिक्षकों की एक बैठक ले रहे थे। तो उन्होंने पूछा, आप लोग क्या क्या करते हैं? सबने कहा कि हम पढ़ाते हैं। सब लोग पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं। कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। सब क्यों गए कि हमारा काम ही है पढ़ाना, और ये कह रहे कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। बोले हाँ, आप केवल उसको पढ़ने के लिए प्रवृत्त करिए, वो स्वयं पढ़ेगा। घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन वो प्यास होगी तभी पिएगा। आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते उसको। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी को भी आप पढ़ा नहीं सकते, आप उसको पढ़ने के लिए प्रवृत्त करिए। मेक देम टीच, डोंट टीच, मेक देम टीच। तो उनको पढ़ने के लिए प्रवृत्त करिए। ये जब उन्होंने कहा तो एक नया दृष्टिकोण शिक्षकों को मिला, और उसी दृष्टिकोण के आधार पर विद्या भारती ने जो अपना काम शुरू किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम शिक्षकों को शिक्षक कहेंगे ही नहीं, हम इनको आचार्य कहेंगे, क्योंकि इनके आचरण का प्रभाव विद्यार्थी पर होता है। इसलिए ये आचार्य थे, इसी आचरण थे, इसी आचार्य। उनका आचरण कैसा हो, इसका प्रशिक्षण देते हुए उनको शिक्षा के साथ जोड़ना है। और शिक्षक इतना ही काम करेगा कि वो विद्यार्थी के मन में, उसके अंदर भूख जगाएगा पढ़ने की, और तब वो अपने स्वयं ऊपर पढ़ेगा। और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत में आता है कि जब एकलव्य इनके पास गए थे, द्रोणाचार्य के पास, और कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। उन्होंने कह दिया कि मेरी मजबूरी है, मैं 105 राजपुत्रों के लिए नियुक्त हूँ, मैं और 106 नंबर किसी को पढ़ा नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, इसलिए तुम जाओ। तो उसने तो तय कर लिया था कि मेरे गुरु यही होंगे, इसलिए वो गुरु की तरफ अच्छी तरह से देखा, उसने प्रणाम किया और चला गया। कुछ दिनों बाद जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को यह वचन देकर ले गए थे कि मैं तुमको श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहता हूँ, इसलिए आज तुम्हारी फाइनल परीक्षा, चलो जंगल में। तो जंगल में गए अपने कुत्ते के साथ, और कुत्ता भटकता हुआ जब लौट कर आया तो उन्होंने बड़ा अजीब स्थिति देखी कि कुत्ता मुंह खुला है उसका, और 5-6 बाण उसमें घुसे हुए हैं, लेकिन खून की एक बूंद भी बाहर नहीं आई है। तो अर्जुन ने सोचना शुरू किया कि इस कुत्ते की कोई गर्दन पकड़ेगा और ठूस देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और कुत्ता भौंक रहा है, उसको मुंह बंद कर दिया है, दूर से बाण मारा गया है। तो दूर से बाण मारा है, उसको स्पर्श यानी खून भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो एक अद्भुत घटना होगी। तो उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य से कि गुरुदेव ये क्या बात है? तो बोले हाँ, ये एक अलग प्रकार का बाण है। बोले कैसा? बोले शब्द भेदी बाण नहीं है, इस पर शब्द स्पर्शी बाण है। बोले मतलब क्या हुआ? बोले मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ शब्द भेदी या लक्ष्य भेदी है, तो लक्ष्य भेदी बाण मैं सिखा रहा हूँ, ये इन्होंने जो दिया है वो लक्ष्य स्पर्शी बाण है। बोले आपने इसका ये सिखाया नहीं हमको। तो गुरु ने कहा कि मैं भी नहीं जानता हूँ। तो इसका मतलब आपसे भी श्रेष्ठ कोई गुरु यहाँ है, और मेरे से भी श्रेष्ठ कोई छात्र भी हो गया है, तो चलो दोनों को खोजा जाए। कुत्ते को साथ लेकर वो गए, तो कुत्ते ने झोपड़ी के सामने इशारा किया। इन्होंने आवाज लगाई, कौन हो भाई? तो वही एकलव्य बाहर आ गया। आते ही देखा गुरुदेव खड़े हैं। अरे गुरुदेव, आप मेरे कुटिया में आ गए? गुरुदेव तो घबराने लगे कि मैं 105 राजपुत्रों को नियुक्त हूँ, ये प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाला कहकर मुझे कहीं बदनाम न कर दे, इसलिए कहा कि मैं तो कभी तुमने पढ़ाया नहीं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तब उसने वो प्रसंग याद दिलाया कि मैं आपके पास गया था और आपने ये मजबूरी कही थी आपकी कि 105 राजपुत्रों के सिवा और किसी को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैंने गुरु नहीं बदला, और मैंने आपकी मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के सामने मैं पढ़ रहा हूँ। तो मूर्ति के सामने पढ़ने वाला एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल गया, जहाँ सदैव गुरु उपस्थित है उनसे आगे निकल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये वास्तविकता यही है कि जो गुरु गलतियां निकाल कर खुद संशोधन करेगा, उसका शिष्य अर्जुन से आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन जो गुरु मौन है और विद्यार्थी स्वयं अपनी गलती निकाल कर अपनी गलती को सुधारेगा, तो नए नए आविष्कार करने की भी उसमें क्षमता आ जाएगी। वो एकलव्य है। तो हमें भी एकलव्य निर्माण करने हैं, अर्जुन नहीं। अर्जुन निर्माण करने से क्या होगा? गीता का पहला अध्याय हमने सुना, इसमें अर्जुन अपनी बात बता रहा है, संजय के मुंह से वो सारी बातें आ रही है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो कहना था सारा कह दिया, सांख्य योग का सहारा लेकर। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मजबूरी है भगवान कृष्ण की, वो उत्तर दे रहे हैं। फिर वो प्रश्न पूछ रहा है, फिर उत्तर दे रहे हैं। अब क्लासरूम में शिक्षक भी जब देखता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा मोनोटोनस हो गया, तो मुझे स्टाइल बदलनी पड़ेगी।
भगवान कृष्ण ने भी देखा कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब समय द्रोणाचार्य को प्रश्न पूछता रहा है, द्रोणाचार्य उत्तर देते रहे। द्रोणाचार्य यहाँ है ही नहीं, वो उस पक्ष में है, इसलिए द्रोणाचार्य की भूमिका मैं निभा रहा हूँ, लेकिन अब कब तक निभाता रहूंगा। इसलिए 10वें अध्याय में उन्होंने स्टाइल बदल दी और बोले कोई प्रश्न मत पूछो, तुम पहले ये बताओ मुझे जानते हो कि नहीं, मैं क्या हूँ, और अपने बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। और जब ये बता दिया कि जहाँ जहाँ भी जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ इसलिए है कि मैं वहां उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति के कारण उसको श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ है, तब भी अर्जुन कहते हैं कि ठीक है आपकी बात तो सुन ली मैंने, लेकिन जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक कैसे भरोसा करूंगा। तब उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि देकर कहा कि ये देखो, ये मेरा विराट रूप देखो। और जैसे ही विराट रूप देखा अर्जुन तो घबरा गए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए कहा। और उसके बाद उसके मन में भक्ति जगी, और इसलिए हम जानते हैं कि 12 अध्याय भक्ति योग नाम 12 अध्याय, भक्ति तब जगी है। भक्ति जगने के बाद प्रश्न कम हो जाते हैं, और वही दिखाई देता है गीता में। उसके बाद 10वें अध्याय से पहले जैसे प्रश्न आते थे वैसे प्रश्न नहीं, एक आध प्रश्न उसने कर दिया, और एक प्रश्न छोटा सा है, फिर और एक प्रश्न छोटा सा है। तब भगवान अर्जुन कृष्ण भी जो है अब वो उगता गए, यदि ऐसी प्रश्न पूछता रहेगा मैं उत्तर देता रहूंगा, फिर चलने लगा। तो 18वें अध्याय में एकमात्र प्रश्न है जो भगवान कृष्ण स्वयं पूछते हैं, और वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जो मुझे बताना था मैं बता चुका हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे। तब अर्जुन को वास्तव में ये कहना चाहिए था कि अब आप चिंता मत करिए, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वो मैं कर दूंगा। तब कृष्ण ने कहा कि बस युद्ध करो, और कोई उपाय नहीं है। तो युद्ध में भी उसको बार बार मार्गदर्शन करना पड़ा। तो अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी था, श्रेष्ठ योद्धा था, ये बात ठीक है, लेकिन स्वयं प्रेरणा से करने की प्रवृत्ति उसमें गुरु के अध्ययन की शैली के कारण आ नहीं पाई। तो इसलिए गुरु के अध्ययन की शैली ये होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी को स्वयं प्रवृत्त करे, पढ़ो, सोचो, चिंता करो, जिज्ञासा जगाओ, और उस जिज्ञासा को शांत करने का काम जितना कर सकता है वो विद्यार्थी करे, ये शिक्षक करे, गुरु करे, तब उसका सही विकास होता है। तो वो विद्यार्थी बात इसमें आई है कि अब पठन पाठन जो होगा उस पठन पाठन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि पठन पाठन कैसा होना चाहिए, तो हृदय स्पर्शी, जो हृदय को स्पर्श करेगा। अंकुर तब अंकुरित होता है, किसी भी कोई भी बीज तब अंकुरित होता है जब उसको मिट्टी का स्पर्श मिलता है। केवल हवा और पानी से कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता, या अंकुरित हुआ तो केवल खाने के काम आएगा, लेकिन उससे पेड़ नहीं हो सकता। तो अंकुरित होकर अगर और आगे विकसित होना है, पेड़ बनना है, तो मिट्टी का स्पर्श मिलना जरूरी है। और इसलिए पठन पाठन मिट्टी धर्मी होना चाहिए। मिट्टी धर्मी प्रशिक्षण इसके बाद, पठन पाठन के बाद हम विद्यार्थी का परीक्षण करते हैं कि जितना हमने पढ़ाना चाहा था, जितना वो पढ़ना चाहता था, कुछ पढ़ भी पाया है कि नहीं, कितना पढ़ा है, उसका मूल्यांकन किया जाए। और मूल्यांकन की बात सुनते ही, परीक्षा की बात सुनते ही विद्यार्थी आज घबराता है, क्योंकि परीक्षा एक दिन की परीक्षा होती है। एक दिन की परीक्षा ये मन में आतंक निर्माण करने वाली है। सतत परीक्षण ये कोई आतंक निर्माण नहीं करती, जो कि गुरुकुल में थी। तो सतत परीक्षण की विधा, उसको विकसित किया जाएगा, ये भी इसमें दिया गया है कि अब जो परीक्षण होगा उसमें पास फेल को ज्यादा महत्व नहीं है, सतत परीक्षण होता रहे। अब उस सतत परीक्षण के लिए जिस प्रकार के शिक्षक चाहिए उनका प्रशिक्षण होना ये एक अलग विषय है, लेकिन मूलतः सतत प्रशिक्षण की परीक्षण की प्रक्रिया ये इसमें इसको महत्व दिया गया है। और इस सतत परीक्षण के लिए कहा गया है कि परीक्षण कैसा हो, जैसा हम इस कमरे में बैठे हैं और यहाँ भले ठंड का मौसम हो, अगर हवा नहीं आई तो घुटन होगी, और इसलिए पंखा चलाना पड़ता है। तो हवा ये आनंददायी है, और इसलिए पठन पाठन के बाद जो दूसरी तीसरी प्रक्रिया है परीक्षण की, वो आनंददायी होनी चाहिए, हवा धर्मी होनी चाहिए, वायु धर्मी होनी चाहिए, और इन तीनों चीजों का प्रबंधन करना है। उसके बाद प्रबंधन कैसे हो, तो किसी भी प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि जिन लोगों का प्रबंधन करना है, जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन हमें ठीक करना है, मैनेजमेंट ठीक करना है, तो मैनेजमेंट का तरीका ये होता है कि जिसमें जो गुण है उस गुण को विकसित किया जाए, और जो दुर्गुण है उसकी उपेक्षा की जाए। दुर्गुणों की उपेक्षा, गुणों की बढ़ावा, गुणों को बढ़ावा।
तो गुणों को बढ़ावा देकर दुर्गुणों की उपेक्षा करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति ये अपने गुणों के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए ये काम अग्नि करती है, जो सोने को निखारती है और जो अनावश्यक तत्व है उसको जलाकर भस्म कर देती है। तो प्रबंधन ये अग्निधर्मी हो। अग्निधर्मी प्रबंधन के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हम नियमित शाखा में भी जाने वाले लोग होंगे या अपने घरों में घर को भी संभालना है, अपनी फैक्ट्री को भी संभालना है, अपने किसी व्यवसाय को भी संभालना है, तो जिन 4 तत्वों के सहारे हम संभालते हैं उसमें पहला तत्व है कमिंग टुगेदर। एक जगह आओ, आकर इकट्ठा होना, ये पहला आवश्यकता है। उसके बाद थिंकिंग टुगेदर, एक साथ बैठकर विचार विमर्श करो। उसके बाद वर्किंग टुगेदर, अब एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। और तब फिर करते रहो जब तक प्राप्त नहीं होता है, जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक करते रहो। तो करने की निरंतरता हो और उससे पहले की तीनों प्रक्रिया ये उसमें से निकलकर तब करने की प्रक्रिया हो। तो ये जो बात है ये मैनेजमेंट की बात है। तो ये मैनेजमेंट जब अच्छा होगा तो उसके बाद फिर आता है प्रबंधन के बाद अब इसका परीक्षण, प्रशिक्षण। इससे जुड़े हुए हर घटक, हर व्यक्ति, हर समाज, उसका प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर शिक्षक समाज है तो शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, विद्यार्थी है विद्यार्थियों का प्रशिक्षण हो, अभिभावक जुड़ते हैं अभिभावकों का प्रशिक्षण हो, बस चालक आता है बस चालकों का प्रशिक्षण हो, कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो, विद्यार्थियों अभी शिक्षकों में भी विषय के अनुसार प्रशिक्षण हो, प्रबंधन के लिए प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण हो। इस प्रकार से बहुविध प्रशिक्षण, जिसको कहा जाए आकाशधर्मी। तो ये जो 5 तत्व है, पाठ्यक्रम होना चाहिए जलधर्मी, पठन पाठन होगा वो मिट्टी धर्मी, परीक्षण वायुधर्मी, प्रबंधन अग्निधर्मी और अंत में सबका प्रशिक्षण ये आकाशधर्मी, सर्वव्यापी, कोई छूटेगा नहीं। तो इस प्रकार की सारी बातें मैं जिस भाषा में कह रहा हूँ उस भाषा में नहीं है, लेकिन जो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि किस प्रकार की शिक्षकों की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, विद्यार्थियों की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, विद्यार्थी ओरिएंटेड सारा होना चाहिए, ये उसमें कहा गया है। तो विद्यार्थी ओरिएंटेड हो तो विद्यार्थियों की आयु मर्यादा के अनुसार उसके साथ वातावरण कैसा हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसी हिसाब से 5+3+3+4 इसको सजाया गया है। तो ये जो 5+3 है, 3 में आते ही बालक अवस्था हो जाती है। तो शिशु अवस्था में तो उसको स्नेह चाहिए, लेकिन बालक अवस्था में उसको एक्टिविटीज चाहिए। बिना एक्टिविटीज के केवल स्नेह देते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, उसको तो एक्टिविटीज चाहिए। और इसलिए उन 3 वर्षों में उसको एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन इस प्रकार के वातावरण में ढालना होगा। उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को उसी तरह का प्रशिक्षण देना होगा। उसके बाद आता है 3 वर्ष का फिर कार्यकाल, और ये 3 वर्ष का कार्यकाल है टीन एज का। इंग्लिश में टीन एज कहा गया है, उसका कारण यह है कि उनके पास शब्दों का अभाव था। इसलिए जैसे 13 आया तो उन्होंने कहा कि टीन एज शुरू कर दो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, टीन जहाँ तक है वहाँ तक टीन एज। लेकिन टीन एज इतनी लंबी नहीं होती है, टीन एज केवल 3 या 4 वर्ष की होती है। जीवन की सबसे नाजुक कार्यकाल, नाजुक जीवन क्रम वो है किशोर अवस्था। इसी अवस्था में हर व्यक्ति को वो स्त्री है या पुरुष है इसकी अनुभूति होने लगती है। उसी अनुसार उसके विकासों का विकास भी होने लगता है। उन इंद्रियों के विकास के कारण उसके अंदर उसी प्रकार की भावनाएं आने लगती है, और उन भावनाओं को अगर सही ढंग से संतुलित न रखा जाए, जिसके लिए कहा गया है कि ताड़यत 10 वर्षानी, तो उस पर ताड़ना करने का मतलब है उस पर नजर रखना। तो नजर रखने का सबसे आसान तरीका है योग। योग की साधना के माध्यम से उन 3-4 वर्षों को अगर हम उसको संभाल लें तो फिर उसका निश्चित रूप से विकास होगा ही, फिर उसका पतन नहीं हो सकता। तो इसलिए इन 3 वर्षों में योगाधारित शिक्षा, तो पहले 3 वर्षों में या 5 वर्षों में, इसमें 5 वर्ष कहा है लेकिन 3 वर्ष को अलग किया है, 2 वर्ष को अलग किया है। तो 3 वर्ष में स्नेहाधारित शिक्षा, उसके बाद क्रियाधारित एक्टिविटीज बेस्ड, उसके बाद योगाधारित, और योग का आधार मिलते ही उसका विकास होने लगता है। और विकास होने के बाद उसको अपनी चिंता शुरू हो जाती है कि अब मैं करूँ क्या। शिक्षा तो प्राप्त कर ली, अब अपने बलबूते मुझे कुछ करना है।
तो करने के लिए जो चीजें चाहिए, जो स्किल चाहिए, उस स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए 4 वर्ष, इन 4 वर्षों में उसको कर्माधारित शिक्षा ये दी जाए। और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन, 5+3+3+4 में हायर एजुकेशन नहीं है, ये केवल स्कूल एजुकेशन है। स्कूल एजुकेशन में ही स्किल एजुकेशन को भी समाहित कर दिया गया है। और इतना हो जाने के बाद फिर अगर किसी को और भी ज़्यादा पढ़ना हो तो वो पढ़ता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को स्पेशलिस्ट बनना है, किसी को और कुछ करना है, तो वो उसका रुचि का विषय है। लेकिन हर एक को एमए करना ही होगा तभी उसको नौकरी मिलेगी, हर एक को एमकॉम करना ही होगा तभी नौकरी मिलेगी, ये सब कुछ नहीं रहेगा। 12वीं तक ही उसको स्किल इतना मिल जाएगा कि वो खुद भी अपने बलबूते खड़ा होगा और दूसरे को भी नौकरी देकर अपने यहाँ पालन पोषण के लिए रख सकता है। तो ये जो स्थिति है, ये इस शिक्षा प्रणाली की या शिक्षा फार्मूले की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस विशेषता को लेकर जब हम और सोचेंगे तो जरा चौक है, बोर्ड छोटा है लेकिन फिर भी समझाने में करनी होगी। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में कहते हुए ये कहा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन इज एजुकेशन। अब भी बड़ी सामने आ जाइए। तो ये परफेक्शन जो है उसके एक लेवल हम तय करते हैं, ये परफेक्शन की लेवल है, मान लिया आपने परफेक्शन। इस लेवल पर परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन है, लेकिन किस अवस्था में है? बीज रूप में। बीज रूप में परफेक्शन है, उसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि उस बीज में क्या है। जैसे आम का बीज हो, चाहे किसी फल का बीज हो या कोई भी बीज हो, उस बीज को बोने के बाद ही उसमें समझ में आता है कि इस बीज में पूरी क्षमता है कि नहीं, और नहीं तो बीज तो ऐसे पड़े हैं। तो उसी प्रकार से इस बीज में क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन बीज रूप में उसमें पूर्णता विद्यमान है, और बीज शिशु अवस्था में है। मनुष्य की शिशु अवस्था में बीज रूप में उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन भले उसको हम समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, वो बालक हो गया। अभी तक वो प्रतिभा पूरी प्रकट नहीं हुई, लेकिन वो बालक हो गया, उम्र बढ़ गई। उम्र बढ़ने के बाद फिर उम्र बढ़ गई, अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वो किशोर हो गया, किशोर अवस्था में आ गया। अब जो मैंने बताया है कि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है कि जिस समय उसको योग का सहारा मिलना चाहिए, और योग के माध्यम से उसके अंदर जो बीज है वो फिर अंकुरित होकर प्रकट होने लगता है। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले उसको हम केवल देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। जैसे डॉक्टर हेडगेवार जब पढ़ने के लिए जाते थे तो एक बार अचानक उनके मन में आया कि ये सीतापुर की दुर्ग है, इस दुर्ग पर जो किले पर जो झंडा है वो झंडा, और इधर हमारे यहाँ जो मंदिर है ये झंडा, दोनों अलग अलग क्यों? तो उन्होंने कई लोगों से पूछा कि वो झंडा ऐसा क्यों नहीं है, तो उनको बताया गया कि अरे जानते नहीं हो क्या, वो अंग्रेजों का झंडा है। तो अंग्रेजों का झंडा यहाँ क्यों? तो उनका राज है। अच्छा, अपने देश पर अंग्रेजों का राज है इसलिए उनका झंडा है, तो ये तो नहीं चलेगा, वहाँ अपना झंडा लगाना है। और इसलिए अपने कुछ 4-6 मित्रों को लेकर उन्होंने झंडा, भगवा झंडा जेब में रखा और सीतापुर की दुर्ग की ओर जाने लगे। दुर्ग पर जो सेना ये था सैनिक, उसने पूछा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। क्या अच्छा काम करोगे? बोले झंडा बदलेंगे, उसकी जगह ये झंडा, अपना झंडा लगाएंगे। उन्होंने उसको मारपीट भगा दिया वहाँ से। वो भाग कर आए, लेकिन मन में उनके संकल्प था कि झंडा तो बदलना है। आने के बाद जहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, उन शिक्षक के पिछवाड़े में पीछे की ओर जमीन खाली पड़ी थी। तीनों चारों मित्रों ने मिलकर सोचा कि ऐसे मुख्य दरवाजे से तो हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम सुरंग खोदेंगे, सुरंग खोदकर अंदर ही अंदर चले जाएंगे और झंडा बदल देंगे। और उन्होंने खोदना शुरू किया। पहले दिन किसी के ध्यान में नहीं आया, दूसरे दिन जब देखा कि इतनी मिट्टी का ढेर हो गया है, खोदे जा रहे हैं, तो जाकर शिक्षक ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? बोले नहीं सर हम बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं। क्या करोगे? बोले ये झंडा है ना, इसको वहाँ लगाएंगे, ऊपर से जाने नहीं दे रहे हमको मेन गेट से, इसलिए हम अंदर ही अंदर जाएंगे। तो उन्होंने पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा है कि ये करने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी,
इसलिए करने से कोई फायदा नहीं है। ये करने के लिए लोगों को जगाओ कि वो झंडा बदलना है, और वो ज़्यादा आसान है, ये बड़ा कठिन काम है। बोले हाँ ये तो बात ठीक है। और तब उनके मन में जो भाव आया, उस गुरु के मन में अगर ये बात होती कि ये पागलपन कर रहे हैं, डांटो फटकारो, तो डॉक्टर हेडगेवार हमें नहीं मिलते। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के अंदर की जो देश प्रेम की भावना थी, अंकुर था, जो बीज था, उस बीज को उन्होंने पहचाना और उसी प्रकार की सलाह उसको दी। तो ये जो बीज है, इस बीज को उसी प्रकार की सलाह देने का काम या तो वो शिक्षक जानकार हो, समझदार हो तो कर सकता है, और नहीं तो योग के कारण ये स्थिति ऐसी बनती है कि उसके अंदर अपने आप वो प्रस्फुट होने लगता है। और ऐसी स्थिति के बाद फिर वो जब आगे बढ़ता है तो किशोर अवस्था से फिर वो युवक अवस्था में आ गया। युवा अवस्था में वो और आगे बढ़ गया, इससे विकसित हो गया। और इसके बाद जब वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो गया ये 4 वर्ष में, तो ये 3 वर्ष, ये 2 + 3 5 वर्ष, फिर ये 3 वर्ष और ये 4 वर्ष, इसके बाद इन्फिनिट आगे बढ़ता रहे, जितना बढ़ना है वो हो गया नागरिक। तो मनुष्य जीवन की जो 5 स्टेज है, शिशु, बालक, किशोर, युवक और नागरिक। नागरिक बनने तक की अवस्था में वो 3 वर्ष में उसको स्नेहाधारित वातावरण मिले, स्नेह 3 और 2, सरकार ने 3 के साथ 2 जोड़ा है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं सरकार को जब इसके क्रियान्वयन की बात आएगी तो ये सोचना पड़ेगा कि इस 2 को यहाँ नहीं जोड़कर यहाँ जोड़ना ठीक रहेगा। ये मेरा निश्चित विश्वास है, और ये बात मैंने शिक्षा मंत्रालय के जो ऑफिसर है जो इसको डील कर रहे हैं उनको जाकर बताई, तो उन्होंने कहा कि इस पर आपने लिखा हुआ कुछ हो तो वो भेजिए। वो भी मैंने भेज दिया, उस पर एक पुस्तक भी है मेरी, वो भी भेज दी। उसके बाद से वो मेरे संपर्क में है, 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया है, एक आध बार बुलाएंगे तो फिर वहाँ जाऊँगा। लेकिन कुल मिलाकर ये 3+2 की बजाय नीचे 2+3 ये होना चाहिए, अर्थात फॉर्मूला ये होना चाहिए 3+5 +3 +4 प्लस इंफिनिट। तो ये जो 5 है ये क्रियाधारित, एक्टिविटी बेस्ड, ये योगाधारित, योग बेस्ड, और ये कर्माधारित। और उसके कारण फिर अंत में जो संस्कार मिलेगा, उस संस्कार में हम कहेंगे कि यहाँ उसको सोचना होगा नेशनल नीड बेस्ड एजुकेशन। देश में जिसकी आवश्यकता है वो मैं पढ़ूंगा और देश की सेवा करूंगा। तो देश सेवा की भावना यहाँ उसके अंदर निर्माण रहे, बनी रहे, और तब वो उसी प्रकार की शिक्षा दे। तो ये जो विदेश की ओर भागने की प्रवृत्ति है, और विदेश की ओर भागने की प्रवृत्ति के पीछे अर्थ है, तो यहाँ उसको अर्थ भी मिलेगा, उसको सामर्थ्य भी मिलेगा, और उसको सम्मान भी मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का जो परिणाम है, जो मैं समझा हूँ, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब इसमें से अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो और कुछ जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। जितना मेरे लिए संभव है मैं उतना बताऊंगा। ये नीति अमल में आ गई है क्या? नहीं, अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि 3+2 को क्लब करके उन्होंने कुछ पाठ्यक्रम बनाया है, लेकिन उसको अभी लागू नहीं किया है। इसी बीच हमने सुझाव दिया है तो उस पर विचार हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है। ये साधारण कितना समय लगेगा? ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि कम से कम 5-7 वर्ष तो लगेंगे इस फॉर्मूले तक जाने में। इस फॉर्मूले तक या अगर वो 5+3 भी करते हैं, 5+3 +3 +4, उसके बाद हायर एजुकेशन का अलग विचार है जो इन्फिनिट में कर रहा हूँ। तो इसमें भी रहेगा, तो कठिनाई केवल इतनी आएगी कि यहाँ जिस शिक्षक की या प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी उसके लिए 2 प्रकार के वातावरण को संभालना, ये एक माने द्रविड़ प्राणायाम जिसको मराठी में बोलते हैं, वैसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन ये 3 अलग कर दिया जाए तो ये इसका महत्व भी बना रहेगा, वातावरण भी बना रहेगा, और इस 2 के साथ क्लास 1 से यहाँ शुरू होगा
क्लास 8 तक, और फिर 4 साल स्किल एजुकेशन की। हम जो कहते हैं कि लालायित पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडये प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं समाचरेत्। सो ये जो लालायित पंचवर्षाणि जो है वो 3 और वो 5 में काम करता है। 3 और 3 6, इसको 6 कर दिया उन्होंने। अच्छा, 5 की जगह 6 दिया है, 6 प्लस। और जो ताड़ा मेरा जो- मेरा मेरा बेसिक सुझाव वास्तव में यही था कि इसको 2 ही रखें, लेकिन इतना परिवर्तन सरकार शायद नहीं कर पाएगी, इसलिए ये 3 रखे भले, लेकिन क्योंकि 8 तक का और उसके बाद का जो है वो उन्होंने टाइम टेबल बैठा दिया है, इसलिए इसको डिस्टर्ब किए बिना 3 प्लस की बजाय 4 प्लस में जो लाने की बात थी वो ठीक नहीं होगा। 3 प्लस में आए, 3 तक पढ़े, 6 प्लस से उसकी शिक्षा शुरू होगी। सर, इसमें वनवासी, ग्रामीण और महानगरीय यहाँ का वायुमंडल अलग है, तो उसके लिए जो अलग हाँ, उसके लिए अलग अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। प्रशिक्षण की व्यापकता, जो मैंने बताया सर्वव्यापी प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण की विविधता होगी, ये इसमें भी लिखा है। ये जो पुस्तक है शिक्षा नीति की, इस पुस्तक के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये सारी बातें अलग भाषा में है लेकिन आई है कि शिक्षकों का अलग अलग प्रकार का प्रशिक्षण होगा, विविध अंगों में उनका प्रशिक्षण होकर उनको उसी प्रकार से उनकी नियुक्तियां होगी। तो अभी जो नियुक्तियां हो रही है उस नियुक्ति का पैटर्न भी बदल जाएगा, प्रशिक्षण का पैटर्न बदलेगा। आज जी शिक्षा पद्धती बाजारीकरण झालेलं आहे किंवा लाख लाख रुपये देतात, काही लोकांना मिळत नाही, मग आता काही लोकांना 20% प्रमाणे सरकारने सांगितले त्यांना द्या, या शिक्षण पद्धतीत हे सगळं गायब होणार आहे। एकदम सगळं गायब नहीं होना, लेकिन कुछ चीजें इसमें से जो है उसको उसका महत्व बढ़ जाएगा, तो इसका महत्व कम हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट इस पर अटैक करने की बजाय इसका महत्व कम करना, ये इस शिक्षा नीति में अंतर्निहित है। एक सवाल पूछना था हाँ। कि जैसे मतलब अभी क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी रहती है तो वो गवर्नमेंट बेस्ड पॉलिसी रहती है। आज एक सरकार केंद्र में है या राज्य में है तो उसकी अपनी नीति चलती है। मान लीजिए कल जाकर के सरकार बदल जाती है तो इस नीति पे क्या फर्क पड़ेगा? अब वो तो सरकार बदल कर किसकी सरकार आएगी और वो इसको किस रूप में लेगी, इस पर तो ये राजनीतिक प्रश्न है, इसलिए मैं नहीं कर सकता कुछ। लेकिन कोई भी सरकार हो, अगर वो देश की बात सोचती है तो उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। एक थोडासा वेगळा प्रश्न आहे, तो म्हणजे असा की आपण जगामधल्या ज्या चांगल्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्याचं जेव्हा आपण रेटिंग समजायचा प्रयत्न करतो, आणि मी चांगल्या दृष्टीने बोलतोय, वाईट गोष्टी आपण नाही घेऊया, चांगल्या गोष्टीच घेऊया। आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही अर्जुन आणि एकलव्याचा जो अप्रोच सांगितला, हा प्रामुख्याने भारताच्या बाहेरच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये खूप प्रकर्षाने दिसतो, आणि एवढा दिसतो की आपली इथली टॉपची मुलं तिथे धपाधप पडतात खाली। याचं कारण असं की जे मुलांना शिकण्यात प्रवृत्त करून जे शिकायचं आहे ती बेसिक फंडामेंटल प्रोसिजर आपल्या इथे काही अंशी लॅकिंग आहे। तर या बेसिसवर जर का समजा भारताच्या बाहेरच्या युनिव्हर्सिटीत जर रँकिंग चांगलं होत असेल तर मग आपण त्यांना दोष का देतो? नाही, दुसरं उदाहरण सांगतो मी। अमेरिकाचे राष्ट्रपती यांच्या आधीचे कोण होते? ट्रम्प ने एकदा प्रश्न उठवला था कि अमेरिका में सब भारतीय लोग क्यों प्रोमिनेंट स्थान पर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो उनको सर्वेक्षण के बाद जो रिपोर्ट मिली वो ये थी कि भारतीय मूल के लोग जो है वो जो पढ़कर आते हैं वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसलिए यहाँ आकर वो क्रिएटिव हो जाते हैं। तो हमारे लोग जो है वो इतने क्रिएटिव नहीं है, ये क्रिएटिव है, इसलिए सब जगह आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आप कर रहे हैं ना वो यूनिवर्सिटी के कारण नहीं है, फंडामेंटल उनका जो है। तो फिर उन्होंने कहा कि उस फंडामेंटल को यहाँ भी लाइए। तो इसलिए आज पूरी दुनिया में संस्कृत को पढ़ाने की ओर झुकाव हो रहा है, मंत्र पाठ पर याद करवाने का हो रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी, अभी क्या है, उसका ज़्यादा विचार नहीं कर रहे, कैसी थी उस पर विचार करके उसी को हम लाना चाहते हैं।
इसलिए नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था, तक्षशिला में क्या पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था। और अपने संविधान में भी जहाँ नागरिकत्व की बात है वहाँ ये कहा गया है, नागरिकत्व की नियमावली तो संविधान में दे दी, लेकिन नंदलाल बोस ने कहा कि इस नियमावली का पालन करने वाला जिसको हम नागरिक बनाना चाहते हैं वो नागरिक तभी अच्छा होगा जब उसकी शिक्षा और संस्कार अच्छे होंगे। और शिक्षा और संस्कार अच्छे होने का स्थान कौन सा है? तो गुरुकुल है। इसलिए गुरुकुलीन शिक्षा का विस्तार करिए, नागरिकत्व की रक्षा होगी। ये भाग 2 में है। और फिर आगे हम बढ़ेंगे तो दूर दूर तक शिक्षा जानी चाहिए। ये बात जहाँ आती है सर्वसुलभ शिक्षा, वहाँ नालंदा का चित्र दिया है, नालंदा का सील दे दिया है, नालंदा के अंदर का वातावरण जो है उसका एक दृश्य बनाया है। तो नंदलाल बोस स्वयं इसके लिए निर्देश दे रहे हैं चित्रों के माध्यम से कि अगर अच्छा नागरिक बनाना है तो गुरुकुलीन शिक्षा का विस्तार करिए, और शिक्षा सर्वसुलभ करनी हो, श्रेष्ठ स्तर की करनी हो तो नालंदा का अनुकरण करिए। और यही बात विदेश ने भी स्वीकार की है। इसलिए विदेश के लोग अपनी तरफ झुक रहे हैं और हम अभी भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये अपना दुर्भाग्य है। लेकिन इस शिक्षा नीति के कारण अपने को जानने पहचानने की एक प्रवृत्ति बढ़ेगी अगर सही ढंग से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो। क्योंकि अधिकांश जगह क्या होता है, कोठारी कमीशन में भी, जब कोठारी कमीशन के डीएस कोठारी उनसे हमने कभी बात की तो उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि इतनी अच्छी नीति है लेकिन वी फेल्ड एट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने का तंत्र हम नहीं दे पाए, इसलिए हम फेल हो गए। तो जैसे कोठारी कमीशन का इतना अच्छा रिपोर्ट होने के बाद में हम फेल हो गए, क्योंकि उस समय एचआरडी मिनिस्ट्री थी तो उनकी मर्यादा सीमित थी कि हमें केवल रिसोर्सफुल व्यक्ति तैयार करने हैं, रिसोर्स क्रिएट करने वाले तैयार करने हैं, ये उनके ध्यान लक्ष्य में नहीं था। अब इसमें है कि रिसोर्स क्रिएट करने वाले लोगों को तैयार करो, उनको केवल रिसोर्स मत बनाओ, वो रिसोर्स क्रिएटिव हो, ऐसा बनाओ। ये बेसिक अंतर आ रहा है। सर इसमें कृषि का संबंध है क्या सीधा कोई? कृषि, हाँ सीधा संबंध है। कृषि का दिया है। ये कृषि के विषय में प्रशिक्षण में ये भी दिया है कि कृषि की ओर भी जो स्किल है उसमें कृषि है। क्या पहले स्कूल में दाखला लेने की जो आयु थी वो तय थी, वो इसमें कुछ बदल रही है। हाँ, 3+ में आयु नहीं नहीं, 5वीं साल में जाएगा, 4 साल का होने के बाद जाएगा स्कूल में। हाँ, स्कूल में ही तो 3+ में आएगा स्कूल में। नहीं नहीं, तो वो कितने साल का रहेगा? 3+। अच्छा, 3 साल 3 साल का होगा। अच्छा 3 साल के बाद वो स्कूल में आएगा और 3 साल तक यहाँ रहेगा। अच्छा। ये 3 एक ही जैसा हो गया, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। लेकिन 3 साल वो घर में बिता चुका है हाँ, घर में 3 साल और फिर 3 साल यहाँ 3 साल के लिए आया है। तो यहाँ उसकी 6 साल की उम्र हो गई, यहाँ 6 5 11 हो गए, 11 14 हो गए, 14 और 4 18 हो गए, नागरिक बन गया। नागरिक बनने के लिए 18 वर्ष तक उसको शिक्षा दी थी। ड्रॉप आउट के समस्या का समाधान अभी है क्या? ड्रॉप आउट बहुत कम होंगे क्योंकि सतत परीक्षण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इसलिए ड्रॉप आउट का प्रश्न नहीं रहेगा। ड्रॉप आउट भी होगा तो उसको ड्रॉप आउट नहीं कहा जाएगा। ये अभी अगले कक्षा में जाने लायक नहीं हुआ, 1 साल और इसमें रहे, ये उसको समझा दिया जाएगा, उसको समझ में भी आ जाएगा, नागरिकों की भी यानी उनके अभिभावकों को भी समझ में आ जाएगा। और क्योंकि परीक्षा और परीक्षा के बाद आगे बढ़ना ऐसा नहीं है, तो सतत परीक्षण वो एक अलग प्रक्रिया। जैसे मैंने बताया ना कि क्रियान्वयन में अगर हम फेल हो गए तो फिर ये भी बेकार हो जाएगा। इसलिए क्रियान्वयन में फेल ना हो इसका ध्यान रखना जरूरी है और सरकार उस विषय में सतर्क है, ऐसा अभी तक तो ध्यान में आ रहा है। अभी भी वो सुझाव मांग रहे हैं कि क्रियान्वयन के अंदर किसी का कोई सुझाव हो तो दीजिए, और हमने सुझाव दिया है तो उसको उन्होंने गंभीरता से लिया। शिक्षा मंत्रालय में मंत्री ने कितनी गंभीरता से लिया ये पता नहीं है, लेकिन ऑफिसर ने तो गंभीरता से लिया है। क्योंकि मैंने जो देखा कि मंत्री तो जो ऑफिसर कहता है वो करता है, और इसलिए मंत्री को कन्विंस करने के बजाय ऑफिसर्स को कन्विंस करना है, क्योंकि अभी भी देश ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। और मोदी जी की जो तंत्र प्रणाली है
उसमें वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही देश का संचालन हो, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, जो उन्होंने गुजरात में भी दिया था। गुजरात में जब मैं उनसे मिलने गया था तो उस समय उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि इतना सारा तंत्र, इसको जिस प्रकार की नीतियों से आप देश को चलाना चाहते, प्रदेश को चलाना चाहते हैं, उसके अनुसार वो चले, इसके लिए आपने क्या तरीका अपनाया? तो उन्होंने बड़े हंसते हंसते कहा कि अरे अपने शाखा में जो गढ़ पद्धति है वो बस वही अपना ही, हमने एक एक गढ़ बना दिया, गढ़ पद्धति के अनुसार बैठकें होती है, बैठकों में एक गीत सबके द्वारा हमने याद करा दिया, सबको याद है, मनुष्य तो बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे। तो उनके अंदर एक भावना जगती है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, बस ये भावना जगाना, काम तो उन्हीं को करना है, उन्हीं से करवाना है, इसलिए उनके अंदर इस भावना का उन्मेष हो, ये करना है। तो गुजरात में जो सफल हो गए, केंद्र में सफल होने में जरा कठिनाई है, क्योंकि केंद्र के ब्यूरोक्रेट जो ठाक है ज़्यादा गुजरात के लोगों से भी, तो थोड़ी कठिनाई आ रही है उनको, लेकिन उनका तरीका यही है कि ब्यूरोक्रेट्स को ही हम प्रवृत्त करें कि तुम देश सेवा के दृष्टि से इस काम को संभालो, केवल नौकरी के लिए नहीं, इसके माध्यम से देश की सेवा कर रहे हो। इसलिए कई बार मोदी जी के बारे में कहा भी जाता है कि ये मंत्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उसका कारण यही है कि करना तो इन्हीं को है, इसलिए इनके द्वारा करवाना, ये स्वभाव बनना चाहिए। और कुछ ये छोटे बच्चे एकदम छात्रावास में रखना, ये मानसिक दृष्टि से कितना योग्य है, इसका कुछ अध्ययन हुआ है? एकदम छोटे बच्चों को आजकल छात्रावास में रख देते हैं, विशेषतः जनजाति बच्चों के, शहरों में भी हॉस्टल है, वो सरकार बोलती है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, ये तो एडमिशन नहीं मिली। और दूसरा जो स्किल वाला जो बोला है, स्किल एजुकेशन, तो उसमें कौन से स्किल सिखाने वाले? स्किल की बहुत लंबी लिस्ट है। और जो हॉस्टल की बात कही है, हॉस्टल में रखना सब दृष्टि से फायदेमंद है, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा हो गया है कि पति पत्नी दोनों भी कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे को कौन देखेगा, कौन उनकी संभाल करेगा। यानी यहाँ तक है, विद्या भारती में काम करते समय एक बड़ा मज़ेदार अनुभव है। एक अभिभावक आए, बड़े मज़ेदार स्वभाव से जरा हंसमुख थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा कितना बड़ा हो गया? बोले इतना बड़ा हो गया। मैं चौंक गया, मैंने कहा नहीं, मैं आपके बेटे की बात पूछ रहा हूँ, कितना बड़ा हो गया? हाँ बोले इतना हो गया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं समझा नहीं। बोले तुम जानते नहीं हो क्या? मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, तब तक ये सोया रहता है, रात में 11 बजे आता हूँ तो सोया रहता है, तो मैं ऐसे ही नापता हूँ इसको। तो ये जहाँ अभिभावकों की स्थिति है कि वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ उसकी मानसिकता के अनुसार आचरण नहीं कर पा रहे हैं, तो हॉस्टल में जिनको रखना जरूरी है, रखना ही चाहिए। और हॉस्टल चलाने वालों की जिम्मेवारी बनती है फिर कि वो उनको वही मातृ पितृवत आचरण व्यवहार वो उसको दे, ये उनकी जिम्मेवारी है। मैं अभी लास्ट वीक में एक ओवरसीज एजुकेशन फेयर यहाँ पे इस्लाम कॉलेज में भरा था। एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन, एक कोई इंस्टीट्यूट है, उसने OTC करके इंस्टीट्यूट है, उन्होंने उसको ये किया था। वहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी। अच्छा, उसमें वहाँ जैसे UK में, USA में, कनाडा में, वहाँ मैंने जो देखा वहाँ पे सभी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल और 1.5 साल में सबको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देने का उसमें वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्या बोलते प्रावधान है। अपने यहाँ वैसा नहीं है। तो ये सब इतना फॉरेन एजुकेशन फेयर में इतना जो लंबा रश चल रहा है, वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है, तो ये कैसा बदल पाएगा? इस परिस्थिति में हो पाएगा इसमें एजुकेशन पॉलिसी में? नहीं, बदलना पड़ेगा। ये विदेश का आकर्षण जो है वो हमें दिग्भ्रमित कर रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए इसको मोड़ना और सही ट्रैक पर लाना ये कठिन काम है। और इस कठिन काम को इस सरकार ने हाथ में लिया है, तो उनको उसी ढंग से उसको करना भी पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आप तो कह रहे हैं इसको एजुकेशन पॉलिसी लागू करने में काफी वक्त लगेगा, जल्दी कैसे हो पाएगा? तभी तो युवा बच पाएगा यहाँ।
हाँ, नहीं होगा जरूर, लेकिन बस वही बात है ना कि सावधानी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये जरूर होगा, और ये होना उपयोगी होगा। केवल होगा ये बात नहीं है, ये होना ही उपयोगी होगा। 10+2+3 ये एकदम अवैज्ञानिक तरीका था, ये सब खिचड़ी बना दी थी। नहीं, हमको हेल्दी स्कूल कॉलेज में आरक्षण के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं, इसमें आरक्षण को आरक्षण मतलब शायद हाँ, तो स्पर्श नहीं किया। चालू हो जाता है अपने यहाँ तो कॉलेज वगैरह में, हाँ। तो इसमें कुछ उसका जिक्र नहीं है। नहीं, सर हम जब नैतिक शिक्षा देंगे तब उसमें सब कुरान और बाइबल के भी कुछ रहेंगे कुछ हिस्से? उसमें ऐसा कुछ दिया तो नहीं है, रहेंगे। दिया नहीं है, लेकिन नैतिक शिक्षा की बात कही केवल। अब नैतिक शिक्षा में क्या होगा वो पाठ्यक्रम तैयार करने पर निर्भर करता है, और इसलिए इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है, नैतिक शिक्षा की भी पुस्तकें तैयार हो रही है। जहाँ वामपंथी और इस्लामपंथी लोग बैठे हुए हैं वहाँ वो आग्रह के साथ अपनी बात को लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब उसमें से सरकार को सबको संभालते हुए चलना है, ये उनकी मजबूरी है। शिक्षा क्षेत्र में वामपंथियों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, दोनों क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में वामपंथी अभी भी हावी है, क्योंकि कांग्रेस की रेजिम में जो मानसिकता उनकी बनी है वो सब वामपंथ की ओर झुकने वाली मानसिकता है। और ऐसे लोगों से मुकाबला करते हुए उनको किनारे भी करना है, क्योंकि वो की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो उनको हटाना भी है और सही लोगों को स्थापित भी करना है। तो ये स्थिति है। ये हमें पौष्टिक फूड खाना चाहिए, ये तो सब बताते हैं, हम्म। लेकिन जंक फूड ही बढ़ते जा रहा है। तो ये शिक्षा नीति का ऐसा नहीं होगा कि ये शिक्षा नीति हमको पौष्टिक है, हाँ, लेकिन प्रभाव तो जंक फूड का ही है ना। उनका ही ज्यादा है, इसीलिए उससे बचना है। जंक फूड से बचना है, तो इसमें देखो जैसे व्यापारीकरण हो गया है शिक्षा का, तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। इसीलिए सरकारी शिक्षा, सरकारी तंत्र से चलने वाली शिक्षालय, उसको और भी अधिक उन्नत करना, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना। और कुछ मजबूरियाँ लाने वाले हैं वो कि जो सरकारी कर्मचारी है वो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। ये अगर नियम हो जाए तो सरकारी स्कूल का स्तर भी अपने आप ये पैटर्न ऑप्शनल है। हाँ, ये पैटर्न ऑप्शनल है, प्राइवेट वाले ये पैटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे। में करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा इसी आधार पर होगी। आगे का जो भी ये है, ये 4 इयर्स में जो है वो स्किल डेवलपमेंट उनको लाना ही पड़ेगा। सर हम लोग जब पढ़ते थे तब स्कूलों में एनसीसी एयरविंग हुआ करता था, इसमें कुछ व्यवस्था है क्या वैसी? है हाँ। सैनिकी शिक्षा वगैरह इसके स्थापना। अभी बंद हो गई है। हाँ, अभी तो अब इंग्लिश नाम से समझेंगे कि इससे? नहीं, इंग्लिश रहेगी, लेकिन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज रहेगी, नॉट ए मीडियम। अच्छा, ये मीडियम अपने अपने रहेगी, इंग्लिश मीडियम मदर टंग मीडियम होगी। अब धीरे धीरे तो आपके कोर्ट में भी हिंदी पहुंच रही है या मराठी पहुंच रही है कि अब निर्णय जो है वो अपनी भाषा में दीजिए, इंग्लिश में मत दीजिए। नहीं, अच्छी बात है ना, योग की बात है, तो मातृभाषा का महत्व बढ़ाया जा रहा है और बढ़ भी रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, हम लोगों के टाइम पे स्कूल से खेल का साहित्य मिलता था, जैसा हॉकी वगैरह या मलखम वगैरह भी रहता था। अभी मलखम स्कूल से गायब हो गया। इस टाइप का कुछ मैदानी खेल के बारे में? ग्राउंड ही नहीं। हाँ, ग्राउंड ही नहीं है स्कूल। ग्राउंड ही नहीं है। सब आएगा धीरे धीरे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, अच्छा है, क्योंकि उसका प्रावधान है। सही बात। मलखम अभी रवि भैया ने, हम लोगों ने मलखम चालू किया था बीच में। हाँ, उसके बाद अचानक कोविड लग गया तो हमारे सब स्टूडेंट भाग गए। मलखम होना चाहिए। हाँ, मलखम बहुत जरूरी है। और कुछ? चालू करो। हाँ, हाँ, चालू करेंगे अभी। रविवार का तो भारतीय विचार मंच के लिए ये मेरी पुस्तक मैं देना चाहूँगा। आपकी लाइब्रेरी वगैरह कुछ है कि नहीं? है ना, बस तो लाइब्रेरी के लिए ठीक है। अभी कार्यक्रम समाप्ति कर